हेलो नमस्कार, मैं आयुष रंजन एक बार फिर से आप समस्त अभ्यर्थियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन के पोर्टल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे, दुरुस्त होंगे और अपने अपने स्वाध्याय में लगे हुए होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ समय से हम दोपहर में प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष हाजिर होते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ और उससे संबंध जितने भी तथ्य हैं वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी उसी दौर में हम आगे बढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आइए आज के प्रश्नों को देखा जाए। इतिहास के बहुत ही लोकप्रिय शख्सियत के ऊपर ही पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है चाणक्य का अन्य नाम क्या था। है ना। चाणक्य का नाम जैसे ही आता है तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना, उनके एक तरीके से सलाहकार के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। ठीक है। दूसरी बात क्या, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है इनको। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पूरा नाम बनता है विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है। अच्छा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। क्लियर है। अच्छा, और जैसा मैंने आपको बताया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार के तौर पर, यानी कि कायदे से देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर आसीन करवाने का श्रेय किनको जाता है, तो चाणक्य को, कौटिल्य को अथवा विष्णुगुप्त को। ठीक है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए, मैकियावेली जो है वो एक ऑथर है ना, एक एक तरीके से रचनाकार हैं और उनकी एक कृति है, क्रिएशन है जिसका नाम है प्रिंस। क्लियर है। अब ये प्रिंस जो है ना वो वास्तव में देखा जाए तो राजनीतिक व्यवहारवाद यानी कि पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म पर आधारित एक पुस्तक है। राजनीतिक व्यवहारवाद, है ना, यानी कि आप इसको कहें पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। और इसी पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म की बात, राजनीतिक व्यवहारवाद की बात, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि कौटिल्य का एक रचना अर्थशास्त्र है उसमें भी की गई है। और यही कारण है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब जब अर्थशास्त्र की बात हो ही रही है तो अर्थशास्त्र के बारे कुछ चीजों को जान लीजिए। अर्थशास्त्र में अलग अलग चीजों के ऊपर बात की गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गौर करें इसके अंतर्गत, तो स्टेट क्राफ्ट यानी कि राज्यों से संबंधित बात की गई है। राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बात तो है ही है, राजनीतिक विज्ञान, है ना, इसके ऊपर बात है। दूसरी बात अगर आप देखें तो इसी दौर में बात की गई है मिलिट्री यानी कि सैन्य रणनीतियों के बारे में भी बात की गई है। सैन्य रणनीति, है ना, मिलिट्री स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बात की गई है। आर्थिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों के ऊपर भी, है ना। और अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जाना ही किसकी तुलना, प्रिंस, जो मैकियावेली की रचना है प्रिंस, उससे की गई है। क्योंकि कुल मिलाकर यह किस पर आधारित पुस्तक है, तो राजनीतिक व्यवहारवाद, पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे आइए। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। देखिए, जब आप मौर्य वंश को पढ़ते हैं तो जो मौर्य मौर्य वंश का अनुक्रम है, वो सबसे पहला राजा तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा,
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर आसीन होते हैं बिंदुसार। अब जब बिंदुसार गद्दी पर आसीन होते हैं तो बिंदुसार के बाद जो बिंदुसार जी का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि जिनका नाम सुसीम था, सुसीम को गद्दी पर बैठना चाहिए था। लेकिन सुसीम की हत्या बिंदुसार के एक दूसरे पुत्र के द्वारा कर दी जाती है, जिनका नाम था अशोक, है ना। तो सुसीम को बैठना चाहिए था, पर तीसरे राजा के तौर पर बैठे कौन? अशोक। और अशोक के ऊपर एक आरोप और लगता है कि अशोक ने राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की है। राजगद्दी हेतु या राजपाट हेतु 99 भाइयों की हत्या। ठीक है। और इनके इस गद्दी पर बैठने, यानी कि सुसीम की हत्या और सुसीम की हत्या के बाद गद्दी पर बैठना, इस कृत्य में जिसने इनकी मदद की, बहुत अहम भूमिका निभाई, उनका नाम था राधा गुप्त। ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने राधा गुप्त की मदद से गद्दी प्राप्त की। ठीक है जी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाना चाहिए? अशोक। ठीक है, अशोक जो है उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया? देखिए, याद होगा आपको या नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूं। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं कलिंग का युद्ध। ठीक है, कलिंग का युद्ध, जिस कलिंग के युद्ध में बहुत ज्यादा मारकाट हुई। ठीक है। और उसी दौरान इन्होंने कलिंग क्षेत्र की एक युवती, है ना, उनको बंदी बनाया था, जिनका नाम था कारुवाकी। और ऐसा माना जाता है कि कारुवाकी के साथ बाद में उनका प्रेम प्रसंग रहा। ठीक है। और प्रेम प्रसंग होने के बाद जो है वो कारुवाकी अशोक की चौथी पत्नी के तौर पर देखी गई, फोर्थ वाइफ। और उन्होंने अशोक को मार काट त्याग कर बुद्ध के शरण में, यानी कि बौद्ध धर्म के तरफ उन्मुख होने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित किया। ठीक है। तो याद रखना है कारुवाकी का ताल्लुकात कहां से? कलिंग के क्षेत्र से। कैसे मुलाकात हुई? तो कलिंग के युद्ध के दौरान बंदी, है ना, और बंदी में रहते हुए प्रेम, और अशोक के चौथे बीवी के तौर पर। और इन दोनों का एक पुत्र भी होता है अशोक और कारुवाकी का, जिसका नाम था तिवाला। ठीक है। तो तिवाला, अशोक और कारुवाकी का पुत्र तिवाला। ठीक है जी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृत का उपयोग किया है? देखिए, जब आप अशोक के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे ना, तो अशोक के अभिलेख में आप ऐसा पाएंगे कि अशोक के अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है। ठीक है। और जो लिपि है उसने 4 लिपियों पर आधारित ब्राह्मी, है ना, इसमें आपको सर्वाधिक स्थिति मिलेगी। सर्वाधिक इसी लिपि में है अभिलेख उसके। उसके बाद खरोष्ठी, है ना, यूनानी यानी कि ग्रीक, और अरबी, अरबिक। ठीक है। तो लिपियां चारों में मिलती हैं आपको। सर्वाधिक मिलती हैं किसमें? ब्राह्मी लिपि में। भाषा कौन सी रहेगी? हमेशा प्राकृत की। और प्राकृत में भी जिस रूप को उसने चुना उसका नाम था अर्धमगधी। ठीक है। तो अर्धमागधी जो है, अर्धमागधी में उसने एक तरीके से अपने मैक्सिमम
अभिलेखों में एक रूपता यूनिफॉर्मिटी बरकरार रखने के लिए अर्धमगधी का चयन किया था। और लिपि कौन सी थी? तो आपको याद रखना है, ब्राह्मी भी थी, खरोस्ती भी थी, यूनानी भी थी और अरबी भी थी। अधिकांश किस लिपि में थी? तो ब्राह्मी में थी। ठीक है। भाषा मैंने बताई दी आपको, प्राकृत। प्राकृत में भी कौन सा एक तरीके से जो फॉर्म चलता है? अर्धमगधी फॉर्म। ठीक है। अच्छा, ये जो खरोस्ती लिपि है, इस खरोस्ती लिपि में दो अभिलेखों का नाम याद रखिएगा, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ठीक है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख किस लिपि में है? तो खरोस्ती लिपि में। ठीक है। और यूनानी और अरबी के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो कांधार का अभिलेख। कांधार का अभिलेख। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और मौर्य वंश के दूसरे शासक के तौर पर कौन आए थे? बिंदुसार, द्वितीय मौर्य शासक, है ना। और इनके ही कार्यकाल में जो है वो तक्षशिला में, तक्षशिला के क्षेत्र में विद्रोह पनपा था, जिस विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था। ठीक है। किसने भेजा था? बिंदुसार ने। एक चीज और याद रखनी है आपको कि बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अमित्रघात का मतलब होता है दुश्मनों का विध्वंसक, दुश्मनों का संहार करने वाला। ठीक है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? अमित्रघात। क्लियर है? तो विद्रोह कहां हुई थी? तो तक्षशिला में। आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी? देखिए, जो आपके अशोक है ना, अशोक, अशोक का एक नाम देवानाम प्रिय भी मिलता है। ठीक है। देवों का प्रिय। तो देवों के प्रिय के नाम से जिस राजा को उसके अभिलेख पर उद्धृत किया गया वो और कोई नहीं बल्कि कौन है? मौर्य सम्राट अशोक। देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है। देवानाम प्रियदर्शी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व। सबसे प्राचीनतम तो इनमें से मौर्य ही है। ठीक है। मौर्यों के जाने के बाद जब आप देखेंगे तो उत्तर मौर्य की स्थिति में जब आप आएंगे, उत्तर मौर्य, तो उत्तर मौर्य के दो कालखंड बन जाएंगे। एक तो होगा विदेशी आक्रमण, है ना, और दूसरा होगा देशी राजवंश, जो यहां के राजवंश थे। विदेशी आक्रमण में भी अलग अलग आक्रमण होंगे, जैसे बैक्ट्रिया प्रदेश के यूनानी, बैक्ट्रिया यूनानी। ठीक है। रुद्रदामन, मिनेंडर, उसके बाद कुषाण, शक, पार्थियन, गोंडोफेरनिस इसका राजा होगा। देसी रियासत के अंतर्गत आप देखेंगे तो सुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन। और जब इनकी स्थिति समाप्त होगी तब आएगी गुप्त काल की स्थिति। तो कौन लग रहा है आपको सबसे प्राचीनतम? मौर्य ही लग रहा है। कुषाण तो उत्तर मौर्य में है, कण्व उत्तर मौर्य के देशी राजवंश के तहत है। ठीक है। मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, मौर्य वंश के संस्थापक किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? याद होगा आपको, थोड़ी देर पहले उनकी एक वाइफ की बात हुई थी जिन्होंने उनको बुद्ध धर्म की तरफ आकर्षित करवाया था,
क्योंकि 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हुआ तो बहुत अधिक मारकाट हो गया। इस मारकाट की स्थिति के बाद बुद्ध विचलित हो गए। ठीक है, तो किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपनाया। और इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए अलग अलग देशों में अभियान भी भेजे, चाहे वो श्रीलंका में भेजा गया अभियान हो, सिलोन में भेजा गया अभियान हो। ठीक है, तो वो कौन थे? कौन सा पंथ था? बुद्ध। अच्छा, बौद्ध धर्म से पहले किस धर्म को मानते थे? ये भी याद रखना है, बता रखा हूं, शैव धर्म को। ठीक है, शिव की पूजा करते थे। चलिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक के तौर पर आए, और उनकी स्थिति इस कारण भी इंपॉर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में अहम योगदान निभाया था। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में इनकी लड़ाई पहले होती है सेल्यूकस निकेटर से। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में किससे लड़ाई होती है? सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। ठीक है, और इसके बाद ही इनको जो है हेरात, अफगानिस्तान और सिंध का क्षेत्र मिलता है। ठीक है, अफगानिस्तान सिंध का क्षेत्र। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, इसी दौरान जो है उनकी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेन के साथ विवाह भी करते हैं। उसके बाद फिर ये अपने साम्राज्य के विस्तार के तरफ में लग जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है, साम्राज्य विस्तार में जिन्होंने इनकी मदद की वो इनके गुरु प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। क्लियर है? और ये पहले मौर्य शासक तो थे ही, पहले मौर्य शासक। इन्होंने दक्षिण भारत का भी अभियान किया और कहां तक पहुंच गए? कर्नाटक तक। याद रखिएगा, दो तमिल ग्रंथ हैं जिनका नाम है अहनानुर और मुर्नानुर। और मुर्नानुर, ये इस बात का प्रमाण है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का भी क्या किया था? तो अभियान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान किया था। ठीक है जी, अहनानुर और मुर्नानुर ये तमिल ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था? अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और उसको एक तरीके से कंसोलिडेट भी किया था, मजबूत भी किया था। और यही जब दक्षिण भारत की दौर पर थे, है ना, तो भद्रबाहु के संरक्षण में कौन सा धर्म अपना लिया था? जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म अपनाया। क्लियर है? तो चाणक्य जो है उस क्वेश्चन का सही जवाब है। बाद बाकी जितनी भी चीजें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध, सेल्यूकस निकेटर के बाद जो है वो फिर एक तरीके से हेरात, अफगानिस्तान, सिंध का क्षेत्र, हेलेन के साथ विवाह, फिर दक्षिण भारत का अभियान जिसका प्रमाण अहनानुर मुर्नानुर नाम के तमिल ग्रंथों से मिलता है ना, और फिर भद्रबाहु के संरक्षण में जैन धर्म को क्या किया जाना? तो अपनाया जाना। क्लियर है? चलिए, सांची किस कला, सांची स्तूप, और स्तूप जब भी आएगा तो किससे संबंध होगा? बौद्ध धर्म से। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में स्तूप की पूरी स्थिति बता रखी है, उसकी अलग अलग जो सेक्शंस होते हैं स्तूप के वो बता रखा है, चाहे वो हिरण्य हो, है ना, तोरण हो, छत्रापली हो, हरामिका हो, वेदिका हो, इन सब के ऊपर तफसील से बात कर ली गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। प्राचीन भारत का वह कौन प्रसिद्ध शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, भद्रबाहु के संरक्षण में किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, किसने की भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया? अशोक। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ,
मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? मौर्य साम्राज्य सबसे पहली बात तो मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थी। मोनेटाइज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर मुद्राओं पर ऊपर, सिक्कों के ऊपर अर्थव्यवस्था आधारित हो। ठीक है, तो इस दौरान जो प्रचलित मुद्रा थी मौर्य वंश के दौरान, वो थी पण। क्लियर है? ये जो शब्द है ना दिनार, ये गुप्त काल में आएगा, है ना। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रे होंगे ये, है ना। और मौर्य काल का याद रखना है, मौर्य काल का संबंध किससे है, किस मुद्रा से है तो पण से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? नहीं पूछ लिया गया आपसे, नहीं है। अजात शत्रु, ये मौर्य वंश कहाँ है? ये तो हरण्यक वंश है। हरण्यक वंश किसका बेटा था? ये बिंबिसार का पुत्र। बिंबिसार का पुत्र, ठीक है जी। अपने पिता की हत्या की थी, तभी से क्या कहा जाता है? कुणिक। याद है ना? वज्जी गणराज्य के साथ 16 वर्षों का लगातार युद्ध, जिस कारण दो प्रकार के अस्त्र शस्त्र की स्थिति को लाया था, रथमूषल और महाशिला कंटक। ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजित की बेटी के साथ विवाह, है ना। ये तमाम चीजें किससे संबंधित हैं? अजात शत्रु से। वंश कौन सा था इसका? हरण्यक वंश था। तो कौन सा संबंध नहीं है? अजात शत्रु। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है, कुणाल। कुणाल जो था वो अशोक का उत्तराधिकारी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त। ठीक है। अश्वघोष का, अश्वघोष का आपको पता है ना, बात कर रखा हूं मैं। बुद्ध चरित। कालिदास की तो तमाम रचनाएं हैं, जिसमें मलाविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये तमाम किनकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं हैं, है ना। संबंध कहां से इनका रहेगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के राजा विक्रमादित्य के दरबार से। ठीक है जी। तो विशाख दत्त इसके उत्तर थे। नेक्स्ट। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला के प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में, है ना। मुद्रा राक्षस जिसकी रचना कौन है? तो विशाख दत्त। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो रचना है वो रचना किसके दौरान की रचना है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय से आधारित रचना है। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में की जो दुर्भिसंधियां थी, दुर्भिसंधियां, उनसे संबंधित ये क्या है? तो पुस्तक है। क्लियर है? विशाख दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के क्षेत्र की तरफ बताया जा रहा है आपको। मालवा का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों को सबसे पहले किसने जीता? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दो तमिल ग्रंथ हैं, अहनानुर और मुरनानुर। क्या जानकारी मिलती है इन दोनों से?
कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का अभियान किया था, कर्नाटक तक वो गए थे, है ना। तो सबसे पहले जिस राजा ने इन तमाम क्षेत्रों को अपने अधीन लिया वो समस्त राजाओं में से राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है जी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक जब मौर्य वंश के राजा के तौर पर आते हैं तो अशोक के कालखंड को इतिहास में एनलाइटेड मोनार्की कहा गया है, प्रबुद्ध प्रबुद्ध राजशाही, प्रबुद्ध राजशाही, एनलाइटेड मोनार्की। देखिए, एनलाइटेड मोनार्की कोई भी मोनार्की यानी कि राजतंत्र तभी प्रबुद्ध हो सकती है जब उसके राजा के अंदर नीतियों को लेकर एक तरीके से क्या हो, तो उदारता की भावना हो, सर्वसहमति की स्थिति हो, और इसका प्रमाण भी मिलता है। अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया, है ना, तो वो धम्म यानी कि अशोक के धम्म, बुद्ध धर्म का जो धम्म है, धम्म का सिद्धांत यानी कि जो दर्शन है उसका, उसके तरफ वो उन्मुख हुआ और आम जनता के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए उसने अभिलेखों की स्थिति को भी सुदृढ़ किया। तो जब आप अभिलेखों की स्थिति को पढ़ते हैं अशोक के समय की, तो स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि उन अभिलेखों के माध्यम से एक उदार राजा, एक सहिष्णु राजा अपने प्रजा के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है ना, गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसी कारण कहा जा सकता है इतिहास में, या कहा गया है कि अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध के आधार पर राजवंश की क्या की थी, तो स्थापना की थी। और यही कारण है कि इसके समय के कारण जो है वो मौर्य वंश की स्थिति को एनलाइटेड मोनार्की यानी कि प्रबुद्ध राजतंत्र के तौर पर देखा गया है इतिहास में। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? नहीं है पूछा गया अभी। थोड़ी देर पहले मैंने जब आपको बताया था कि अशोक के अभिलेख अलग अलग लिपियों में है, उनमें मैंने बताया था आपको ग्रीक और अरबी जो है वो कांधार में है ना। कांधार के अभिलेख तो हैं ही वहां पर। ठीक है, गिरनार अभिलेख, गिरनार में भी अभिलेख है ना। टोपरा में भी अभिलेख है। पाटलिपुत्र में अशोक से संबंधित अभिलेख की स्थिति नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। अर्थशास्त्र का लेखक कौन था भाई? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। किसके समकालीन थे वो? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो गुप्त काल से संबंधित शासक है। ठीक है, नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश याद होगा आपको, महापद्मनंद संस्थापक, है ना, जिसको क्षत्रकों का विध्वंसक, भार्गव, परशुराम का अवतार, इन तमाम चीजों से जाना जाता है। घनानंद इसका अंतिम शासक, है ना। और एक रचना के बारे में मैंने आपसे बात की थी, मिलिंद पन्ह। उस मिलिंद पन्ह में लिखा गया है कि मौर्यों का नंद के साथ युद्ध होता है, जिस युद्ध के बाद नंद वंश की समाप्ति की जाती है और किसकी स्थिति मजबूत होती है? तो मौर्य वंश की, है ना। तो नंदों के बाद जिस राजवंश की स्थिति आई वो राजवंश किसकी थी? मौर्य वंश की। और आपको मैंने ये भी बताया था कि ये जो मिलिंद पन्ह है, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्ह, ये इकलौता ऐसा लिखित स्रोत है, लिखित साक्ष्य है, जिससे नंदवंश और मौर्यों के बीच हुए संघर्ष के बारे जानकारी मिलती है। ठीक है जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्लियर है? नेक्स्ट, मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। किस काल की बात की जा रही है भाई? मौर्य काल की। तो मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। क्लियर है? तक्षशिला। ठीक है जी, चलिए।
तो यह थे प्राचीन भारतीय इतिहास के अन्य 25 प्रश्न, मुख्य रूप से मौर्य वंश से संबंधित, है ना। जब राजवंशों की बात आएगी तो अभी मौर्य वंश, मौर्य के बाद फिर उत्तर मौर्य, फिर गुप्त, इस प्रकार से प्रश्नों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक एक बार इन पॉइंटर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सत्र में अगले सेट ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।